ज़कात के मसाइल में से एक मसला ये भी है कि अगर कोई आदमी गुज़िश्ता सालों की ज़कात नहीं दिया और इस साल वो देना चाह रहा है, तो अब ज़कात का हिसाब लगाते हुए मौजूदा जितना माल है उस पर ज़कात वाजिब की जाएगी, या गुज़िश्ता सालों की ज़कात के बक़दर माल लेस कर दे के बकिया माल पर ज़कात वाजिब की जाएगी। मसलन किसी आदमी के पास 3 लाख रुपए हैं और वो 3 साल से ज़कात अदा नहीं किया है, अब तीसरे साल वो ज़कात अदा करना चाह रहा है, तो गुज़िश्ता साल 3 लाख के मालियत पर 7,500 ज़कात वाजिब हुई थी। फिर दूसरे साल वही 3 लाख रुपए थे, अब उस पर 7,500 रुपये ज़कात वाजिब हुई थी। तो अब ये तीसरा साल है, तो अब इस बार 7,500 रुपये ज़कात। तो अब इस तरह 3 सालों की ज़कात 22-23 हज़ार रुपये निकालेगा, या नहीं तो पहले साल में 3 लाख रुपए थे, 7,500 रुपये देना था लेकिन नहीं दिया, तो गोया कि अब उसके पास 3 लाख रुपए नहीं हैं, 2,92,500 रुपये हैं। इतने का ही मालिक है वो, 7,500 का वो मालिक नहीं है, उसे हटा दिया जाएगा, वो ज़कात का माल है, वो इसका ही नहीं है। फिर दूसरा साल आया तो अब उसके पास 3 लाख रुपए नहीं है, 2,92,500 रुपये। अब इस पर कितनी ज़कात वाजिब होगी, उसके हिसाब से ज़कात का उतनी मक़दार लेस कर दी जाएगी। फिर तीसरा साल आया तो अब उसके पास बचे हैं 2,80,000 रुपये या 2,85,000 रुपये। अब इस 2,85,000 पर ज़कात वाजिब की जाएगी। फ़ुक़हा ये कहते हैं पिछले सालों की जो ज़कात इसके ज़िम्मे बाकी है, मौजूदा कुल माल से ज़कात की उतनी मक़दार अलग कर दी जाएगी, बकिया माल पर ज़कात वाजिब की जाएगी, क्योंकि वो माल उसका है ही नहीं जो अपने पास रखा हुआ था, बकिया माल पर ज़कात वाजिब की जाएगी। और ज़कात के मसाइल में से एक मसला ये भी है कि अगर किसी आदमी के ज़िम्मे क़र्ज़ा मौजूद है लेकिन वो क़र्ज़ा बंदों का नहीं है, अल्लाह का है, तो हुकूक़ुल्लाह क्या ज़कात के सिलसिले में माने हैं या नहीं है। मसलन अगर कोई आदमी 2 लाख का मालिक है और उसने मन्नत भी माने थे कि अगर मेरा ये फ़लाँ काम हो गया तो मैं 10,000 किसी गरीब की मदद के लिए दूंगा, तो मन्नत के 10,000 2 लाख में से निकालना है। और समझिए कि उसने कसम तोड़ दी थी, कसम का कफ़ारा देना है, या रोज़ा तोड़ दिया था, रोज़े के कफ़ारे में 60 मिस्किनों को 2 वक्त का खाना खिलाना है, अब उसका क़र्ज़ा ज़िम्मे बाकी है। गुज़िश्ता साल सदक़े फ़ितर की रकम नहीं निकाली थी, वो उसके ज़िम्मे बाकी है। तो इस तरह दूसरी जो हुकूक़ुल्लाह हैं वो इसके ज़िम्मे बाकी हैं। तो अब वो रक़ूमात असल सरमाए से मिन्हा करके लेस करके उसके बाद जो रकम है उस पर ज़कात वाजिब करेंगे, या नहीं तो कुल माल पर ज़कात वाजिब करेंगे। तो फ़ुक़हा ने लिखा है कि इस तरह के नज़र है, कफ़ारात है, सदक़तुल फ़ित्र है, या हज का वाजिब हो जाना है, उनकी इन रक़ूमात को असल सरमाए से लेस नहीं किया जाएगा, मिन्हा नहीं किया जाएगा, बल्कि अगर इन उमूर के लिए भी, मसलन मन्नत के लिए और कफ़ारे के लिए, सदक़े फ़ितर के लिए, हज करने के लिए, इन सब के लिए रकम रखी हुई है कि मुझे ये सब काम करना है और मेरे ज़िम्मे वाजिब है, लेकिन साल गुज़र गया और उस रकम में से इसने ये काम नहीं किया, तो भी ज़कात वाजिब हो जाएगी। ज़कात वाजिब होने के लिए हुकूक़ुल्लाह माने नहीं होते हैं, बल्कि पूरे माल पर ज़कात वाजिब की जाएगी। और ज़कात निकालने के बाद अब जो माल बचा है इसमें से अब दूसरे हुकूक़ुल्लाह अदा किए जाएंगे। हुकूक़ुल्लाह को ज़कात के सिलसिले में रुकावट नहीं बनाया जाएगा। चुनांचे इसकी मिसाल इससे पहले भी गुज़र गई है, बताई गई थी। अगर किसी आदमी ने हज अदा करने के लिए रकम रखा हुआ 4 लाख रुपए, लेकिन हज कमेटी को उसने पैसे नहीं दिया और रमज़ान का महीना जो उसके ज़कात का साल है मसलन आ गया, तो अब वो हज को दे या हज के उन रकम में से 4 लाख की ज़कात निकाले। तो शरीयत ये कहती है कि 4 लाख की ज़कात निकाले, चाहे हज के लिए रखा हो। जब तक वो हज कमेटी के हवाले नहीं करेगा, उस वक्त तक जब मौजूद है तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। हज ज़कात के लिए माने नहीं बनेगा। तीसरा मसला है कि औरत अपने कर्ज़ को दैन महर को की ज़कात उस पर वाजिब होगी या नहीं। मसलन है कि जब तक औरत अपने महर पर, मसलन मिसाल इसकी है कि अगर शोहर अपनी बीवी को महर देना है और महर मसलन उसने 2 लाख रुपए महर लगाया है, वो महर अभी उसने अपनी बीवी को नहीं दिया, लेकिन देना इसके ज़िम्मे वाजिब है, तो अब क्या बीवी अपने उस महर की रकम की ज़कात अदा करती रहेगी, जबकि अभी शोहर ने उसे महर की रकम हवाले नहीं किया है?
या हवाले करने के बाद वो रकम की ज़कात अदा करेगी। फ़ुक़हा लिखते हैं कि जब तक औरत अपने महर पर जो शोहर उसे देगा कब्ज़ा नहीं कर लेगी, उस वक्त तक उसकी ज़कात उस पर वाजिब नहीं होगी, बल्कि जब महर की रकम औरत के कब्ज़े में आएगी उसी वक्त ज़कात का हिसाब शुरू होगा। उससे पहले से पहले गुज़रे हुए सालों की ज़कात उस पर देना वाजिब नहीं होगा। इस वास्ते के शोहर की तरफ से मिलने वाला महर शरीयत के नज़दीक दैन कवी के दर्जे में नहीं है, बल्कि दैन ज़ईफ़ के दर्जे में है। पता नहीं शोहर देगा कि नहीं देगा, शोहर से मुतालबा करने की ताकत है कि नहीं है, तो इस वास्ते इसे दैन ज़ईफ़ कहा जाता है। दैन ज़ईफ़ का मतलब यह है कि औरत लेने वाली ज़ईफ़ है और नहीं देने वाला शोहर कवी है। इस वास्ते वहाँ से उसूल होना आसान बात नहीं है, इसलिए इसे दैन ज़ईफ़ कहा जाता है। चौथा मसला इस सिलसिले में यह है कि जिस कर्ज़ के उसूल होने की उम्मीद नहीं होती है उस कर्ज़ पर ज़कात वाजिब होगी कि नहीं होगी। मसलन अगर किसी को हमने 2 लाख रुपए कर्ज़ा दिए और वो बड़ा शरीफ दिखा, सूफ़ी दिखा, नेक आदमी दिखा, उलमा की सोहबत याफ्ता दिखा, या दावत व तबलीग का पुराना साथी दिखा, किसी भी तरीक़े के दीनी लुबादे में वो हमें नज़र आया हो, अब हम उस पर भरोसा करके दे दिए। मालिक अब उसके पास ना कोई एग्रीमेंट लिखा है, ना कोई बॉन्ड पेपर है, ना कोई चेक बुक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ज़ुबानी भरोसा है, भाई अल्लाह है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह गवाह है, कुछ भी नहीं होगा। अब बाद में वो अल्लाह ही दिखा रहा है, भाई अल्लाह देगा, अल्लाह देगा, बस यही हवाले दे रहा है, ख़ुद तो कुछ नहीं दे रहा है। तो अब इस सूरत में अब हम उस माल की ज़कात अदा करेंगे या नहीं अदा करेंगे। तो उलमा ये कहते हैं कि कर्ज़ लेने वाला कर्ज़ से इनकार कर रहा है और मालिक जो कर्ज़ खा है उसके पास कोई शरई सबूत भी नहीं है, तो ऐसे कर्ज़ पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता इनकार नहीं कर रहा, दूंगा कह रहा है, लेकिन नहीं दे रहा है और हमारी उम्मीद यह है कि वो देने वाला नहीं है, और फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो हिदायत मिल गई या अल्लाह की तरफ से लाठी पड़ी या कहीं से जूते बरसे, उसके बाद उसे एहसास हुआ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके बाद वो लाकर कर्ज़ा वापस कर दिया, तो गुज़िश्ता सालों की ज़कात लौटाना और अदा करना वाजिब नहीं रहेगी, बल्कि जब से वो माल मिलेगा उसके बाद से साल गुज़रने के बाद अगर वो माल निसाब के बक़दर हो तो ज़कात अदा की जाएगी। साबिक़ा सालों की ज़कात वाजिब नहीं होगी। ये कब है? जबकि माल मिलने की उम्मीद नहीं थी, ख़त्म हो चुकी थी, फिर मिल गया। हाँ, जहाँ माल मिलने की उम्मीद मौजूद हो किसी न किसी दर्जे में, तो फिर उस पर गुज़िश्ता सालों की ज़कात भी अदा करना वाजिब होगा। पाँचवा मसला है इस ज़कात के मसाइल में से, प्राइवेट फ़ंड की पर ज़कात है या नहीं है। प्राइवेट फ़ंड का मतलब ये होता है कि जो लोग किसी कंपनी में या ऑफ़िस में जॉब करते हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी मुलाजमत की जगह हो, तो क़ानून ये है कि अगर 17,000 या उसके आसपास कम या ज़्यादा हो तो हर माह उनकी तनख्वाह में से कुछ अमाउंट काट लिया जाता है, और ये काटना जबरन लिया जाता है। जैसे प्राइवेट फ़ंड वाले करते हैं तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, यानी आप राज़ी रहो। यानी प्राइवेट फ़ंड को समझिए कि एक होता है कंपलसरी और दूसरा है ऑप्शनली। कंपलसरी में यह होता है कि जो वर्कर होते हैं उनको इख्तियार ही नहीं होता है कि हम प्राइवेट फ़ंड में अपना अमाउंट कटाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, पूछा भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट सैलरी में से वो कट जाएगा। फिर जब आप जॉब छोड़ देंगे, रिटायर्ड होंगे या फिर कभी मुतालबा करेंगे, तो फिर उस वक्त आपको दिया जाएगा। दूसरा होता है ऑप्शनली कि भाई आपको इख्तियार रहता है कि आप चाहे तो ख़ुद से प्राइवेट फ़ंड में जमा करें या नहीं चाहते तो कोई मसला नहीं। तो अगर जबरन कट जाता है तो उस पर ज़कात नहीं है। उस फ़ंड में दौरान मुलाजमत बतौर क़र्ज़ के अगर रकम निकाल ली जाए फिर भी उस पर ज़कात वाजिब नहीं, यानी दरमियान में हम मुलाजमत नहीं छोड़े, बीच में हमको ज़रूरत पड़ी तो हमने मांगा तो प्राइवेट फ़ंड की हमको माल मिल गया तो भी उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। हाँ, मुलाजमत ख़त्म होने के बाद जो कुछ भी प्राइवेट फ़ंड में हमारे तनख्वाह से कटा है और फिर कंपनी ने अपनी तरफ से जो डाल कर दिया है वो सारा हमारी कस्टडी में आने के बाद अब यहाँ से उस पर ज़कात वाजिब होगी। आइंदा जब 1 साल गुज़र जाएगा फिर उस पर ज़कात अदा की जाएगी। हाँ, आने के बाद अगर पहले से हमारे पास कुछ पैसा मौजूद है उसके साथ इसको मिला लिया जाए तो निसाब पूरा हो जाता है, तो फिर उस पर फिलफौर भी ज़कात वाजिब हो जाती है। लेकिन गुज़रे हुए सालों की ज़कात उस प्राइवेट फ़ंड पर वाजिब नहीं होती है।
और छठवां मसला एक ये है कि अगर किसी का माल गुम जाए तो उस या किसी कोई आदमी गसब करके छीन ले और बाद में कई साल गुजरने के बाद वो पैसा है या कोई छीन लिया है और चोरी कर लिया है, बाद में हमको पैसा लाकर वापस कर दिया, तो अब वो इतने सालों से छीन कर हड़प कर कब्ज़ा करके रखा हुआ था, नहीं दे रहा था, अब 4 साल के बाद लाकर वापस कर रहा है और दे रहा है, तो अब उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी या नहीं होगी। इस सिलसिले में फ़ुक़हा कहते हैं कि गुज़िश्ता सालों की ज़कात उस पर वाजिब नहीं होगी, माल मिलने के बाद यहाँ से ज़कात का हिसाब शुरू किया जाएगा। 7वां मसला इस सिलसिले में है कि अगर कोई औरत अपने इस्तेमाल के लिए हीरे हैं, मोती हैं, जवाहरात हैं जिनको इस्तेमाल करने की गर्ज से ख़रीद कर रखे हैं तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। और अगर खा कितने ही कीमती क्यों ना हो, 10-10 करोड़ के ही क्यों ना हो, अलबत्ता अगर हीरे जवाहरात को बिज़नेस की नीयत से ख़रीदे हैं तो माल तिजारत होने की वजह से उसकी कीमत फ़रोख्त के हिसाब से उस पर ज़कात वाजिब की जाएगी। 8वां मसला एक है कि अगर कोई शख्स है कि किसी के निसाब का मालिक हो गया, फिर उसने वो निसाब बिला नियत ज़कात मुकम्मल सदका कर दिया। मसलन किसी आदमी के पास 2 लाख रुपए पैसे थे, उस पर 5,000 रुपये ज़कात वाजिब होती है, लेकिन उसके दिल में आया कि भाई अब मैं आखिरत कमा लूँ या कुछ नेकी कर लूँ, या कोई भी ऐसा ख्याल आया, वो 2 लाख रुपए पूरे के पूरे सदका कर दिया, तो अब उसके ज़िम्मे जो 2 लाख की ज़कात जो फ़र्ज़ थी, सदका तो फ़र्ज़ नहीं था, अब जो माल दिया है वो नफिल में चला गया और जो देना बाकी था उसके ज़िम्मे वो फ़र्ज़ था। तो नफिल फ़र्ज़ का बदल हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन चूँकि इस मसले में मकसूद वो है कि ज़कात फ़र्ज़ करने से गुरबा की मदद होना, और वो मदद 5,000 से करना फ़र्ज़ था, लेकिन उसने 2 लाख के ज़रिए से कर दी है, तो उसमें से कुछ हिस्सा जो गया वो फ़र्ज़ का था और बाकी जो था वो नफिल का था। इस तरह उस पर से ज़कात साक़ित हो जाएगी, माफ़ हो जाएगी। 2 लाख सदका देने के बाद भी उस पर उन 2 लाख की ज़कात ज़िम्मे में बाकी नहीं रहेगी। और 9वां मसला इस सिलसिले में है कि अगर किसी आदमी के पास ज़कात के बक़दर पैसा है लेकिन अभी साल नहीं गुज़रा है और साल आने से पहले ही वो हिसाब लगाकर आगे के साल की या उसके बाद के चंद सालों की ज़कात पेशगी अदा कर देना चाहे तो अदा करना दुरुस्त है, जायज़ है, ज़रूरत के पेश नज़र इसकी इजाज़त है। अलबत्ता इस बात का लिहाज रखना होगा कि आगे के सालों में अगर माल जितना है उतना ही रहा तो कोई मसला नहीं है। अगर माल बढ़ गया, मसलन अभी उसने समझिए कि उसके पास 5 लाख रुपए हैं, उसने 5 लाख की ज़कात 25,000 रुपये निकाल के दे दी, लेकिन साल गुजरने के बाद उसके पास 25 लाख के जगह 5 लाख की जगह पर 20 लाख हो गए, 15 लाख आ गए साल ख़त्म होने से पहले पहले। अब जो 25 लाख दे दिया हूँ बस वही काफ़ी है, वही ज़कात है, या समझिए कि 5 लाख की ज़कात 12,500 होती है, 12,500 रुपये दे दिया, बस काफ़ी है, वही ख़त्म, अब मैं उसके बाद नहीं दूंगा। ज़कात सिर्फ 5 लाख की निकाली गई है जो 12,500 होती है। अब आपके पास साल होने से पहले पहले 15 लाख और आ गए हैं, उसकी ज़कात मुस्तकिल निकालना पड़ेगा। तो अगले सालों की ज़कात के सिलसिले में हिसाब बहर सूरत करता रहे, पेशगी निकालना हो तो निकाल कर नोट करके रख ले। 10वां मसला इस सिलसिले में बहुत अहम है, जो कई लोगों को पेश आता है कि जब ज़रूरत होती है तो लोग अपना सोना चांदी जेवर वगैरह बैंक में गिरवी रख कर वहाँ से लोन लेते हैं, और ऐसे ही किसी और आदमी से भी प्रॉपर्टी के पेपर वगैरह या कुछ भी अपना जेवर वगैरह मारवाड़ियों के पास और ताजिरों के पास सोना वगैरह रख कर लोग कर्ज़ लेते हैं, ख़वातीन कर्ज़ लेती हैं। तो गिरवी रखी हुई चीज़ों पर, जेवरात पर, सोने चांदी पर ज़कात फ़र्ज़ होगी या नहीं होगी? तो इस सिलसिले में फ़ुक़हा कहते हैं कि अगर गिरवी रखी हुई जेवर या सामान कोई भी है, कर्ज़ के बदले में गिरवी रखा है, मसलन यूँ समझिए कि हमने 10 तोले किसी के पास कर्ज़ गिरवी रखा और उससे 5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए हमने कर्ज़ा लिया, तो जब तक वो मुर्तहिन के कब्ज़े में रहेगा ज़ेवर, उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, न राहिन पर वाजिब होगी, क्योंकि राहिन के पास उस ज़ेवर का कब्ज़ा हासिल नहीं है। कब्ज़ा मुर्तहिन के पास, यानी जिसके पास रखा है उसका कब्ज़ा हासिल है, इसकी मिल्कियत है, और ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए मिल्कियत भी होना और मिल्कियत ताम भी होना, और मिल्कियत ताम होती है कब्ज़े के ज़रिए से, और यहाँ पर इसे कब्ज़ा हासिल नहीं है। कब्ज़ा उसके पास है जो मालिक है, मकान का मालिक है या पैसे का मालिक है।
तो इसलिए ना राहिन पर होगी और ना मुर्तहिन पर होगी। मुर्तहिन पर इस वास्ते कि उसके पैसे है ही नहीं, जब ये पैसा ला कर दे देगा तो फिर वो उसके पास रखा हुआ जेवर वापस करना पड़ेगा। और राहिन अगर कर्ज़ अदा कर देगा तो उसे छुड़ा कर ले जाएगा, इसलिए गुज़िश्ता सालों की भी ज़कात उस पर वाजिब नहीं होगी। अलबत्ता यहाँ पर बाज़ हज़रात का ऐसा ख़्याल है और अपनी राय ज़ाहिर करते हैं कि अगर शय मरहून, जो हम मसलन समझिए कि हमने 15 तोले सोना रहन पे रखा और उसके बदले में हमने 5 लाख रुपए कर्ज़ा लिया, तो 15 तोले सोना कितने में आता है? मसलन 9 लाख रुपए में आता है, और हमने कर्ज़ा लिया कितना? 5 लाख रुपए। तो सोना पड़ा हुआ है 9 लाख का और क़र्ज़ा है हमारा 5 लाख का, तो इस वास्ते 5 लाख रुपए पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी, चूँकि कर्ज़ा है, हमें लौटाना पड़ता है। अलबत्ता 4 लाख का सोना और भी तो रखा हुआ है मुर्तहिन के पास, तो फिर वो 4 लाख की ज़कात मुस्तकिल अदा करे, ऐसा ख़्याल बाज़ हज़रात का है। लेकिन राजिह मसलक यही है, फ़तवा यही है कि उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। अल्लामा शामी और अल्लामा शामी के अलावा अल-बहरुर राइक़ के मुसन्निफ़ के से यही पता चलता है कि क़र्ज़ की रकम खा वो शय मरहून की कीमत से कम हो या ज़्यादा हो या बराबर सराबर हो, बहरहाल राहिन या मुर्तहिन पर साबिक़ा सालों की ज़कात वाजिब नहीं होगी और ना ही उस पर मौजूदा चलने वाले साल की ज़कात वाजिब होगी। 11वां मसला इस सिलसिले में यह है कि अगर कोई आदमी ताजिर है, तिजारत की गर्ज़ से उसने समझिए कि ज़मीन ख़रीदा, तिजारत की गर्ज़ से उसने कपड़े ख़रीदा, तिजारत की गर्ज़ से उसने सोना चांदी के ज़ेवरात ख़रीदे, तो एक होती है ताजिर के पास कीमत ख़रीद कि वो कितने रेट में ख़रीदा है, और दूसरा है वो ताजिर कितने रेट में बेचता है। अब जो ज़कात वाजिब की जाएगी वो ख़रीदे हुए रेट के हिसाब से ज़कात वाजिब करेंगे या बेचने के रेट से ज़कात वाजिब करेंगे। मसलन उसकी आसान मिसाल है कि अगर कोई आदमी 100 गज़ ज़मीन ख़रीदा, 2 सेंट ज़मीन ख़रीदा या 2 सरी ज़मीन ख़रीदा, हर इलाके के हिसाब से अलग अलग रहता है, तो वो ख़रीदा था मिसाल के तौर पर 20 लाख में, अब साल गुज़रते गुज़रते उसकी कीमत हो गई 25 लाख रुपए, तो अब वो जो ज़कात निकालेगा बिज़नेस की नीयत से ख़रीदी हुई ज़मीन की जो ज़कात निकालेगा, ख़रीदे हुए रेट यानी 20 लाख के हिसाब से निकालेगा या बेचने का रेट जो मार्केट में फ़िल वक्त चल रहा है 25 लाख, उसके हिसाब से ज़कात निकालेगा। फ़ुक़हा ये कहते हैं ख़रीदे हुए रेट पर ज़कात नहीं लगाई जाएगी, बेचे जाने वाले रेट पर ज़कात लगाई जाएगी। अब हमको नहीं मालूम है ना मार्केट में कितना जाता बोल के, नहीं मालूम है तो मालूम कर लेना पड़ता, मालूम करके ज़कात अदा करना पड़ता। नहीं मालूम है बोलकर ख़रीदे हुए रेट पर फ़ैसला नहीं करेंगे, बेचने का रेट मालूम करो। अगर इस वक्त कोई ग्राहक आ गया तो 20 लाख पे पूछा तो दे देते 20 लाख रुपए में, नहीं हमको नहीं मालूम है कितने में जाती बल्कि इस वास्ते 20 लाख में दे रहे हम, ऐसा तो नहीं करेंगे। इतना भोलापन जब बेचने में नहीं करते हैं तो यही भोलापन ज़कात निकालने में भी नहीं करना चाहिए। वहाँ पर जब मालूम करते हैं ब्रोकरों से कि कितने में जाएगी ज़मीन, इतने में जा रही है, फ़लाँ ब्रोकर इतना बोल रहा है, तो उसी हिसाब से ज़कात भी वाजिब करेंगे। यही बात सोने चांदी के ज़ेवरात में भी होगी, यही बात कपड़ों में होगी, यही बात दूसरे सामान में होगी, यही बात मोबाइल कंप्यूटर में होगी कि आपने ख़रीदा मोबाइल एक रेट में लेकिन बेचेगा आप वो मार्केट में दूसरे रेट में, तो जितने रेट में वो बेचने वाला है उसी रेट के मालियत का हिसाब लगाएंगे और ज़कात उस कीमत पर वाजिब करेंगे। और 12वां मसला इस सिलसिले में ये है कि सोने चांदी में किस कीमत का एतबार किया जाएगा। मसलन सोने चांदी में ज़कात असलन तो देखिए कि वज़न के एतबार से वाजिब होती है। वज़न क्या है कि 40 ग्राम सोने में 1 ग्राम सोना वाजिब होता है। किसी के पास 40 ग्राम सोना हो तो उसमें से 1 ग्राम वाजिब होता है ज़कात में। अब अगर उसकी अदायगी पैसे के ज़रिए से करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है कि जो वाजिब शुदा वज़न का सोना बाज़ार में जितने में मिलता है उसी एतबार से ज़कात निकालें, इसमें फ़ुक़रा का ज़्यादा नफ़ा होगा। लेकिन अगर अपने पास मौजूद सोना बाज़ार में जितने का फ़रोख्त हो उसके एतबार से ज़कात निकालेंगे तो भी ज़कात का फ़रीज़ा अदा हो जाएगा, क्योंकि शरीयत की तरफ से असल मुतालबा उसी सोने और चांदी का है जो मिल्कियत में फ़िल वक्त मौजूद है। लिहाजा अगर उसी की फ़रोख्तगी की कीमत मोतबर होगी, मसलन बाज़ार में समझिए कि सोने की कीमत
कीमत ख़रीद जो हम ख़रीदे हैं वो 70,000 रुपये 10 ग्राम 1 तोला सोना 70,000 रुपये से हम ख़रीदे। जबकि हम अगर अपना सोना बेचना चाहें तो सुनार जो लेगा वो 70,000 रुपये से नहीं लेगा बल्कि 65,000 से लेगा, या उससे और 2,000 कम कर देगा। क्यों कम कर देगा? ख़रीदते वक्त सोने में मेकिंग चार्जेस लगाते और फिर जीएसटी लगाते, जिसकी वजह से सोने की कीमत बढ़ जाती। तो एक ही तोला सोना है लेकिन अब ख़रीदने के में मेकिंग चार्जेस और जीएसटी लगाने की वजह से 70,000 तोला सोना जो रहेगा वो 75 हो जाएगा, बाज़ मरतबा वो 78 हो जाएगा, बल्कि 80 भी हो जाएगा। अब वो 80,000 रुपये डाल के हमने 1 तोला सोना ख़रीद के लाया। अब वही 1 तोला सोना मार्केट में बेचने जा रहे हैं। अब वो बेचते वक्त मेकिंग चार्जेस के पैसे हिसाब में नहीं शुमार करते, जीएसटी हिसाब में शुमार नहीं करते, असल जो सोने की कीमत है उसके हिसाब से लेंगे। तो अब सोना फिर क्या हो जाएगा? 70,000 रुपये पीछे आ जाएगा। अब हमको ज़कात निकालना है 80,000 के हिसाब से या ज़कात निकालना है 70,000 के हिसाब से। तो इस सिलसिले में दोनों बातें दुरुस्त हैं। या तो 80,000 के हिसाब से निकालो, ज़्यादा फ़ायदा होगा गरीबों का। अगर 70,000 के हिसाब से निकालो तो भी ठीक है। जो सोना तुम्हारे पास है उसी पर ज़कात फ़र्ज़ है तो उसी हिसाब से निकालो। दोनों का इख्तियार है। 12वां मसला है इस सिलसिले में कि सोने चांदी के अलावा दूसरे ज़ेवरात अगर कोई ख़रीद के रखे हैं, जैसे बहुत से लोग पीतल के और दूसरे धात के ख़रीद कर रखते हैं, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है कि नहीं है। तो उस सिलसिले में अगर ये है कि अगर वो ज़ाती इस्तेमाल के लिए ख़रीद कर रखे हैं तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। अगर वो बिज़नेस की नीयत से ख़रीद कर रखे हैं तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, चूँकि अब वो माल तिजारत में है। 13वां मसला इसमें है कि अगर किसी आदमी के पास हराम तरीक़े से कुछ पैसे जमा हो गए हों, जैसे किसी का कारोबार था सूद पर देकर इंटरेस्ट के पैसे कमाना, या रिश्वत के पैसे आ गए, या किसी का चोरी का माल ला के रख लिया, या किसी का हड़प कर नाजायज़ कब्ज़े करके कुछ पैसा अपने पास रख लिया, या जैसे कि आजकल लैंड माफिया बहुत ज़्यादा हैं, ज़मीनों पे कब्ज़ा करने वाले, या ऐसे ही बहुत से बाज़ लोग हैं बड़े शरीफ दिखकर, सूफ़ी दिखकर दीन के लुबादे ओढ़कर कर्ज़े ले लेते हैं, उसके बाद वापस करने तैयार नहीं होते, अपनी बाप की जागीर समझकर ऐश उड़ाते रहते हैं। हराम पे पलने का उनको बहुत शौक़ रहता है, उनके जिस्म में हलाल खून कम हराम खून ज़्यादा रहता है। तो अब वो जो हराम का पैसा अपने पास जमा है तो फिर वो उस हराम के पैसे की ज़कात देंगे या नहीं देंगे? शरीयत ये कहती है कि हराम माल वाले पर 1 पैसे की ज़कात वाजिब नहीं होगी, क्योंकि ज़कात इबादत है। इबादत हलाल जगह पे होती है, हराम जगह पे इबादत नहीं होती है। पानी पीते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है, शराब पीते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जाता। बल्कि अगर कोई शराब पीते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो हो सकता है कि वो काफिर हो जाए, क्योंकि अब वो हलाल का मजाक उड़ा रहा है, यानी शराब को हलाल समझ रहा है। बिस्मिल्लाह पढ़ के पीने से यूँ समझ रहा है कि वो अब हलाल हो जाएगी। तो हराम माल पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती है। हराम माल में पूरा माल मालिक को लौटाना वाजिब होता है। जिसका लूटा है, जिसका लेके आया है, उसको लौटाना ज़रूरी होता है। अगर लौटाने की इस्तिताअत नहीं है, क्योंकि मालिक मालूम नहीं है या हक़दार का पता नहीं है, तो फिर उस सूरत में गरीबों में तक़सीम कर देना वाजिब होता है। इसलिए ख़ालिस जो माल हराम होता है, ख़ालिस माल हराम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। अलबत्ता अगर हलाल व हराम दोनों मखलूत हों तो उस सूरत में फिर ज़कात वाजिब होगी। 14वां मसला है इस सिलसिले में कि ज़कात की अदायगी के लिए मुतय्यन माल से ज़कात देना, यानी यूँ समझिए कि अगर किसी आदमी ने अपनी गाड़ी वग़ैरह किसी को रिपेयर करने के लिए दी। अब रिपेयर करने के लिए जब दिया तो मैकेनिक ने गाड़ी रिपेयर करके उसका हिसाब समझिए कि 2,000 रुपये रिपेयरिंग का ख़र्च निकाला। तो अब वो 2,000 रुपये जो रिपेयरिंग का ख़र्च हुआ है, इत्तेफाक से वो मैकेनिक इस गाड़ी वाले को 2,000 रुपये क़र्ज़ा देना था। अब ये गाड़ी बनाने वाला कहता है कि तुम मेरे को 2,000 रुपये जो देना है क़र्ज़ा, वो क़र्ज़ा मैं माफ़ कर देता हूँ, और नीयत ये कर रहा है कि मुझे जो ये क़र्ज़ा देना है वो क़र्ज़ा मुकाबले में है मेरी ज़कात के, यानी मेरे ज़िम्मे 2,000 रुपये क़र्ज़ा, मेरे ज़िम्मे 2,000 रुपये ज़कात है, मैं किसी गरीब को देना है। अब मैं इस जो मैकेनिक है
इसने जो मेरी गाड़ी रिपेयर की है, मैं इसको वो ज़कात दे दिया जैसा नियत कर लेता हूँ, क्योंकि वो 2000 मुझे कर्ज़े में वापस मिलना है मेरे को। अब ये देने वाला तो नहीं है और गरीब है, तो मैं क्या करूँगा कि अब वो 2000 उससे माफ़ कर दूँगा। गोया कि मेरी ज़कात और मुझे इससे मिलने वाला कर्ज़ा दोनों बराबर सराबर हो गए, अब मुझे ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा अगर नियत कर लेता है तो फिर इससे ज़कात वाजिब अदा नहीं होगी। इस वास्ते के ज़कात अदा होने के लिए ज़कात की रकम देते वक्त ज़कात की नीयत होना ज़रूरी है। और यहाँ पर जिस वक्त उसको दिए थे पैसे, कर्ज़े की नीयत से दिए थे और यहाँ पर वो नीयत नहीं पाई गई, इसलिए ज़कात अदा नहीं होगी। मसलन यूँ समझिए, इसकी और एक मिसाल कि एक आदमी आपके घर में किराए से रहा, 1 महीना गुजर गया, अब उसे किराया देना ज़रूरी है आपको। अब वो किराया नहीं दे रहा है, मना कर रहा है या नहीं दे सक रहा है, गरीब हो गया है, आप अपने माल की ज़कात देना है किसी भी गरीब को, तो आप क्या सोच ले रहे हैं अपने दिमाग में कि वो मेरे को 1 महीने का 2 महीने का किराया देना है, इसलिए मेरी माल की जो ज़कात है मैं उस किराए को ज़कात की नीयत में शुमार कर लेता हूँ, उसमें महसूब कर लेता हूँ, तो मेरी ज़कात अदा हो जाएगी। ऐसा सोचने से ज़कात अदा नहीं होगी, ज़कात अदा नहीं होगी। इसके लिए मुस्तकिल अपने माल में से किसी गरीब को ज़कात का माल देते वक्त ज़कात की नीयत करना ज़रूरी है, मालिक बनाना ज़रूरी है। और यहाँ पर वो चीज़ नहीं पाई गई, इसलिए ज़कात अदा नहीं होगी, मुस्तकिल अदा करना पड़ेगा। 15वां मसला इस सिलसिले में यह है कि अगर कोई आदमी सफ़र में है और वो अपनी जगह पर साहिब हैसियत है, मालदार है, लेकिन सफ़र के दौरान उसकी पैकेट चोरी हो गई, पैसा चोरी हो गया, गुम हो गया, किसी ने जेब काट ली, इसलिए अपने वतन पहुंचने के लिए उसे पैसे चाहिए। तो वतन पहुंचने के बक़दर अगर कोई उसे ज़कात के माल से भी दे रहा है तो उसके लिए लेना जायज़ है, वो ज़कात की रकम उसके लिए हलाल होगी और इस देने वाले की ज़कात भी अदा हो जाएगी। लेकिन आज के ज़माने में हमें सोचना चाहिए कि सफ़र में अगर पैकेट चोरी हो जाए, फ़लाँ चोरी हो जाए, तो भी पैसा अपने पास से मंगवा लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, इसलिए कि पैकेट चोरी हुई है, अकाउंट चोरी नहीं हुआ है और मोबाइल मौजूद रहता है, उसमें गूगल पे है, फ़ोन पे है, ऑनलाइन आप भिजा सकते हैं, ऑनलाइन उसे ट्रांसलेशन कर सकते हैं, या अपना फ़ोन करके अपने घर वालों से जिसको देना है हम उसको दे सकते हैं, या अपने फ़ोन करके घर वालों को बोल सकते हैं कि मेरी टिकट बुक करा दो, मेरा ऐसा हाल चोरी हो गया, मैं आना चाह रहा हूँ। तो इस ज़माने में बहुत आसान है, आदमी अगर सफ़र में चोरी हो जाए तो फिर अपने घर वालों से मंगवा लेना। शर्त यह है कि किसी ना किसी घर वाले का मोबाइल नंबर याद होना चाहिए। इस ज़माने में मुसीबत यह है कि लोगों को एक का मोबाइल नंबर भी याद नहीं होता है, सिवाय अपने, किसी का याद नहीं रहता। अगर याद होगा तो शायद एम्बुलेंस का याद होगा, लेकिन वो टाइम तो नहीं आया अभी कि एम्बुलेंस में जाने के लिए वो याद रख के भी क्या फ़ायदा। तो किसी एक का नंबर बाहर सूरत याद होना चाहिए ताकि हम मंगवा सकें उनके ज़रिए से, या नहीं तो टिकट बुक करा सकें। और दूसरी बात इसमें यह भी है कि आजकल बहुत से लोग मुसाफिर होने के बहाना लगाकर लोगों से सदक़े और ज़कात खैरात लूट कर अपना गुजारा चलाते रहते हैं। ऐसा कई बार इत्तेफाक हुआ है कि हम राजस्थान से आए हैं, हम फ़लाँ दिल्ली से आए हैं, हम यूपी से आए हैं, हम महाराष्ट्र से आए हैं, हम फ़लाँ जगह से आए हैं, अलग अलग इलाक़ों के नाम लेते हैं और कहते हैं हम फैमिली के साथ हैं, 200 रुपये कम पड़े हैं जाने के लिए, फ़लाँ है। इस तरह कहकर आयन मगरिब के बाद से लेकर रात होने तक इनका टाइम रहता है, या बाज़ मखसूस औक़ात में निकलते हैं और हर एक से 100-200 अब यानी लेने का तरीक़ा भी बहुत अच्छा सीख लिया है लोगों ने कि अगर ऐसे ही मांगेंगे तो 5-10 रुपये देंगे लोग, अपना टारगेट देंगे उनको कि भाई हमको यहाँ से जाने के लिए 500 रुपये चाहिए, 500 रुपये दे दीजिए आप, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस यानी 4 आदमी से भी 500-500 रुपये ले लिया तो 2000 की हो गई कमाई, बस काफ़ी है। कल का कल देखेंगे, फिर रोज़ के 2000 कमाने वाला मतलब है कि महीने के 60,000 कमाने वाला, तो और क्या चाहिए, मज़े की ज़िंदगी है। तो इस तरह भी लोग धोखा दे देते हैं, ऐसा नाजायज़ और हराम है धोखा देना, और ऐसी बातों में आकर धोखा खाना भी नाजायज़ और हराम है। नहीं, धोखा भी नहीं खाना चाहिए, बेवकूफ़ी है, धोखा नहीं खाना चाहिए, बेवकूफ़ी है, धोखा नहीं देना चाहिए, ये हराम और नाजायज़ है। और ज़कात के मसाइल में से 16वां मसला है कि अगर कोई आदमी सफ़र में है और वो मालदार है
और चोरी हो जाने या माल गुम हो जाने किसी भी वजह से ज़रूरत की खातिर उसने ज़कात की रकम ली है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वतन पहुंचने के बाद भी जो ज़कात की रकम ली थी वो ज़कात की रकम बच गई इसके पास। तो अब बच गई है तो सफ़र के लिए दिया गया था, अब सफ़र तो हो गया, अब रकम पड़ी हुई है मेरे पास, 100-200 रुपये बच गए हैं, तो वो 100-200 रुपये इसको सदका कर देना वाजिब रहेगा या वो 100-200 रुपये अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकता है। फ़ुक़हा कहते हैं कि इस्तेमाल कर ले, जायज़ है, फिर किसी और को सदका देना इसके ज़िम्मे वाजिब नहीं है। जिस वक्त दिया गया था उस वक्त ये मुस्तहिक़ ज़कात था, ले लेने के बाद चाहे वो मुस्तहिक़ रहे या ना रहे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 17वां मसला है, अगर किसी आदमी को ज़कात की रकम दी गई, बाद में उसने वो रकम बदल कर दूसरी रकम से ज़कात अदा किया। मसलन उसकी दो मिसालें समझें कि अगर मेरे पास माल है 2 लाख रुपए है, मैं मसलन अब उसकी ज़कात 5,000 रुपये निकालना है तो मैं 5,000 रुपये निकाल के बाजू रख दिया कि ज़कात के पैसे हैं। फिर 2-4 दिन के बाद ऐसा हुआ कि मुझे ज़रूरत पड़ी 5,000 की, तो वो 5,000 जो ज़कात की नीयत से रखा था वो ख़र्च कर लिया और जिसको मैं ज़कात देना था उसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया या दूसरे 5,000 रुपये में दे दिया, तो भी ज़कात अदा हो जाएगी। ज़कात की नीयत से जो नोट निकाले हैं वही नोट ज़कात में देना ज़रूरी नहीं है, नोट बदल कर भी दे सकते हैं। ऐसे ही मिसाल के तौर पर अगर किसी आदमी को हमने ये 5,000 रुपये दिए कि ये 5,000 ज़कात के हैं, ले जाके फ़लाँ जगह पे दे दो, फ़लाँ मदरसे को, फ़लाँ यतीम को, फ़लाँ बेवा, किसी को भी दे दो जो मुस्तहिक़ ज़कात है। अब वो 5,000 रुपये जेब में रख लिया और रास्ते में कभी ज़रूरत पड़ी तो उसने उसमें से ख़र्च कर दिया, घर जाने के बाद अपने अलमारी से निकाल के 5,000 रुपये ज़कात अदा कर दिया, तो इस तरह से भी ज़कात अदा हो जाएगी, इसमें कोई हरज नहीं है। हत्तल इम्कान जब वकील होता है, जैसे मदरसे का सफ़ीर है या किसी और आदमी को हमने वकील बनाया कि भाई हमारी ये ज़कात की रकम ले लो और ले जाके फ़लाँ जगह पर दे दो, तो इनके लिए तो अमानत की बात यही है और असलन यही है कि ज़कात में जो रकम हासिल होती है उसे तब्दील किए बग़ैर, नोट भी बदले बग़ैर, जो नोट दिया गया वही नोट लाकर मदरसे में जमा करे, वही नोट लाकर मुस्तहिक़ ज़कात को दे दे जो मुवक्किल ने दिया है। लेकिन अगर ज़रूरत की वजह से नोट बदल जाते हों या छुट्टे कराने पड़ते हों तो फिर वो छुट्टे या नोट बदल कर फिर लाकर वो जमा करता है तो भी ज़कात अदा हो जाएगी, क्योंकि ज़कात में पैसे मुतय्यन नहीं होते हैं, मिक़दार मुतय्यन होती है। 5,000 दिए, 5,000 ला के दिए, कौन से नोट दिए उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बस चलने वाले नोट चाहिए, नकली नोट नहीं होना चाहिए, इसकी रियायत रहे। और इस सिलसिले में 18वां मसला ये है कि ज़कात में कहाँ की कीमत का एतबार किया जाएगा। जहाँ पर माल है उस माल की कीमत का एतबार किया जाए। मसलन है कि अगर किसी आदमी की फ़ैमिली समझे दुबई में है और उसकी फ़ैमिली का सोना इंडिया में है अपने माँ के पास या ससुराल के पास, अब 20 तोले सोना है, अब ये 20 तोले सोने की ज़कात निकालना है तो सोने की कीमत दुबई में जो रेट चल रहा है सोने का, उस सोने के रेट के हिसाब से कीमत लगाएंगे या इंडिया में जो सोने का रेट चल रहा है उस रेट के हिसाब से कीमत लगाएंगे। तो फ़ुक़हा ये कहते हैं कि माल जहाँ पर है वहाँ सोने का रेट क्या है उसके हिसाब से कीमत लगाएंगे। चुनांचे उनका सोना अगर हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान में सोने की कीमत क्या चल रही है तो उस हिसाब से सोने का रेट लगाकर ज़कात अदा की जाएगी। और इस सिलसिले में 18वां मसला ये है कि साल मुकम्मल होने के बाद अगर किसी आदमी का पूरा माल चोरी हो गया तो इस सिलसिले में गुज़िश्ता माल की ज़कात उस पर वाजिब होगी या गुज़िश्ता साल की ज़कात वाजिब होगी या नहीं होगी। चोरी हो गया है तो ज़कात माफ़ हो जाती है, गुज़रे हुए साल की ज़कात अदा करना ज़रूरी नहीं है। और आखिरी मसला है कि 19वां मसला कि अगर कोई आदमी साल गुज़रने के बाद ख़ुद से अमदन अपना माल ज़ाय कर दिया, जानबूझकर इधर उधर उड़ा दिया, फेंक दिया, जला दिया, कुछ भी कर दिया, जबकि उस पर ज़कात भी फ़र्ज़ थी गुज़िश्ता सालों की, अब उस पर गुज़िश्ता सालों की ज़कात वाजिब होगी या नहीं होगी, जबकि अब उसके पास कुछ भी माल नहीं, वो सब उड़ा दिया है। तो शरीयत ये कहती है इस तरह उड़ाना बेवकूफ़ी है और बेवकूफ़ी की सज़ा रहेगी, तो लामहला उस पर ज़कात वाजिब रहेगी। इस तरह उड़ा देने से ज़कात साक़ित नहीं होगी बल्कि मुस्तक़िल अदा करना पड़ेगा। ये चंद ज़रूरी मसाइल थे जो गुज़िश्ता मौजू से बच गए थे ज़कात के मसाइल में से। मज़ीद जिन हज़रात को जो मसाइल मालूम करने होते हैं वो अपने
जो बयानात इसमें जो अपलोड किए जाते हैं उसमें कमेंट्स के ज़रिए से भी मालूम किए जा सकते हैं।